नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने जो डबल ऑब्जेक्ट थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पैसिव वॉइस में जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कि जब हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। यही सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है यहाँ सब्जेक्ट आ जाता है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम बाई लगाकर ना लिखें तो भी चलेगा, यानी कि उनके बारे में लिखने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, राम प्लेज क्रिकेट, तो यहां क्रिकेट कौन खेलता है? राम खेलता है। तो हम कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल है तो सबसे पहले क्रिकेट, सिंगुलर है तो इज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर लिखते हैं बाई राम। तो यहां पर बाई राम लिखा है, यानी ये जो सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट में आ गया, बाई लगाकर हमने लिख दिया है। लेकिन यहां पर तो जो खेलता है वो राम स्पेशल है, उसका नाम है, तब हमने बाई राम लिख दिया है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप ही अंडरस्टूड होते हैं, यानी अपने आप समझ में आ जाता है कि ये काम किसने किया है। या देखो, जैसे एक बात करें तो पुलिस, तो जो पुलिस है वो चोर को पकड़ने का काम करेगी, यानी जो पुलिस विभाग में है उनको ही हक है कि वो ना किसको पकड़े, जो थिप है, जो चोर है, जो चोरियां हैं उनको रोकने का प्लस उनको पकड़ने का काम किसका है? पुलिस का। तो ये अपने आप पता चल जाता है। अगर हमने बाई लगाकर पुलिस ना लिखूं तो भी चलेगा। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थिप yesterday। तो सब्जेक्ट खुद कार्य करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, और जब सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता तो पैसिव वॉइस होता है। तो ये एक्टिव वॉइस है, कैसे पता चला? सब्जेक्ट कौन है? पुलिस। पुलिस अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने का काम कौन करती है? पुलिस करती है, यानी सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। किसको गिरफ्तार किया? थिप को। कब गिरफ्तार किया? यस्टरडे। तो यहां पर मैंने एक एडवर्ब लिखी है, यस्टरडे यानी बीता हुआ जो कल है, पास्ट सिंपल में आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट मेन वर्ब अरेस्टेड है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द थीप। थीप को गिरफ्तार किया है। कब किया? वो एडिशनल जानकारी एडवर्ब है ये। तो सबसे पहले द थीप, पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो सिंगुलर है थिप तो वाज। अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड ही होती है, ठीक है। फिर अब यहां लिख दिया बाई द पुलिस। देखो कल वाले में पुलिस जब हमने उदाहरण किया था, एग्जाम में दिया हुआ था तो हमें करना पड़ा था। अगर ना लिखे तो भी चलेगा, उन्होंने कहा है कि लिखना है बाई द पुलिस, उसके बाद क्या बचा हुआ है? यस्टरडे। तो देखो ये काम, अब देखो सब्जेक्ट कौन है? द थीप। मैंने पहले ही कहा था कि हमें अपने आप समझ में आ जाएगी परिभाषा क्या होती है एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, यहां पर समझ में आ गई होगी। अब सब्जेक्ट कौन बना? थिप। अब थिप को अरेस्ट, थिप खुद गिरफ्तार नहीं होता है कि आ गया कि लो सर मैंने मर्डर कर दिया, गिरफ्तार कर लो। जो गिरफ्तार करने का कार्य सब्जेक्ट है वो पुलिस काम करेगी, पकड़ेगी। अब यहां पर सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर पा रहा है, यानी द थीप वाज अरेस्टेड, पुलिस को गिरफ्तार किया, सॉरी चोर को गिरफ्तार किया गया। तो चोर को गिरफ्तार किसने किया? बाय द पुलिस। तो बाय द पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि जो गिरफ्तार करने का कार्य किसका है? पुलिस का है। पीपल स्पीक
इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है? पीपल। एक्टिव वॉइस है, कैसे पता चला? इस पीपल यानी लोग, स्पीक एंड बोलते हैं, तो बोलने का काम कौन करेंगे? जो इंग्लिश है वो इंग्लिश बोलने का काम कौन करेंगे? लोग ही करेंगे, सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद स्पीक यानी बोलना, ये हमारी मेन वर्ब है, और क्या बोलते हैं? इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब ये एडिशनल जानकारी है कि नहीं है, कैसे पता चला? कभी मैंने पहले ही बताया था, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड आगे ले आते हैं। आप इतना सोच लो कि यहां अगर मैं फुल स्टॉप लगा देता तो ये वाक्य सही है या गलत है? देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, सही बात है। यानी कि इतना ये एक एडिशनल जानकारी है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हमारी गलती यही होती है कि हम यहां से उठाकर इसको भी आगे लगा देते हैं। हमें नहीं लगाना है, हमें मेन वर्ब के बाद इंग्लिश है, और इंग्लिश अगर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर नहीं आता तो भी वाक्य सही था, तो यानी ये अपनी जगह ही रहेगा। तो सबसे पहले इंग्लिश लोग प्लूरल होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। पीपल यानी लोग, स्पीक यानी बोलते हैं, सेकंड फॉर्म तो स्पोक होती है, SPOKE। तो स्पोक नहीं है, स्पीक यानी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज आर एम। तो इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर। विषय है, विषय है तो इंग्लिश के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। उसके बाद स्पीक, फर्स्ट फॉर्म स्पीक है, सेकंड फॉर्म स्पोक, और थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, तो यहां पर इंग्लिश इज स्पोकन। अब बाय पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोलने का काम कौन करते हैं? लोग ही करते हैं, तो बाय पीपल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे बची हुई चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये समझ में आए होंगे कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन होते हैं, कि जिन सब्जेक्ट को हम बाई लगाकर ना लिखें तो भी हमें वाक्य का अर्थ समझ में आ जाए कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, तो वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनके बारे में लिख रहा हूं। पहला पढ़ा पुलिस, दूसरा पीपल, तीसरा प्रोनाउन दे को यूज किया गया है कि आप बाय देम ना लिखें तो भी चलेगा। उसके बाद में समवन, कोई, समबडी, एनीवन, एनीबडी। अब पढ़ाने का काम कौन करते हैं? टीचर। तो टीचर भी हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लगा सकते हैं। पेशेंट को चेक करने का काम कौन करेंगे? डॉक्टर। यानी कि इनको बाय डॉक्टर बाय टीचर ना लिखें तो भी चलेगा। हमें क्या करना है? हम बाय लगाकर, जैसे बाय टीचर लिख दिया, हम ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ना लिखें तो भी चलेगा। तो ये हमारे कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। नो वन, नोबडी। और बात करें तो फार्मर। कहने का मतलब है मिल्क मैन ही लिख दो, कुछ भी लिख दो, यानी कि जो काम हमें अपने आप समझ में आ जाए कि ये काम इसके द्वारा ही किया जाता है। जैसे मैं कहूं, एक दिन हमने पहले ही सेंटेंस किया था, मिल्क इज सोल्ड हियर। बताओ ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? कि सर आपने तो कहा था कि बाई लिखा हुआ आएगा, इसमें कहीं पर भी बाई नहीं लिखा हुआ है। लेकिन देखो, इज प्लस सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। उस दिन बताया था मैंने कि सेलिंग तो नहीं लिखा हुआ, मिल्क इज सेलिंग, दूध बेचा जा रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि जो दूध है वो किसके द्वारा बेचा जाता है?
जो मिल्क मैन होता है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ बाय द मिल्क मैन, बाय द मिल्क मैन, क्योंकि ये हम अपने आप समझ जाते हैं कि दूध बेचने का काम कौन करेगा, जो मिल्क मैन होगा वही। अब पुजारी तो नहीं बेचेगा, यानी कहने का मतलब है ये अपने आप अंडरस्टूड होते हैं, तो लिखा हुआ नहीं है। जैसे द टर्क वाज लोडेड, यानी ट्रक को लोड किया गया। ट्रक वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। अब बाई लिखकर जिसके द्वारा लिखा गया वो मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हम समझ जाते हैं कि जो लोड करने का काम कौन करेंगे, जो लेबर्स होंगे, लेबर यानी जो मजदूर होंगे, उनके द्वारा ये काम किया जाता है, इसलिए इनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे एक प्रश्न है, आप इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, नो वन कैन डू इट, इसकी आप पैसिव वॉइस बनाओ। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? नो वन का मतलब कोई नहीं, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। नो वन कैन डू इट, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है हमें तुरंत ही। तो देखो नो वन, इसका हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है, कोई भी नहीं। वाक्य में क्या आ रहा है, नहीं, और वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं लिखा हुआ है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये कैन है मॉडल, उसके बाद डू मेन वर्ब, इट इट्स इट ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इट, फिर कैन है तो कैन का कैन लिखेंगे। लेकिन बताओ वाक्य में नोट शामिल है कि नहीं है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, कोई नहीं। तो कैन अगर मैं ऐसे लिखूं, इट कैन डू की थर्ड फॉर्म डन, इट कैन डन, ये किया जा सकता है। जबकि इसमें क्या कहा जा रहा है, नो वन कैन डू इट, इसको किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। नोट नहीं आ रहा है ना कहीं, इस वाक्य में नोट कहीं पर भी नहीं है, जबकि हिंदी अर्थ में क्या आ रहा है, नहीं। इसका मतलब है हमें कैन के साथ नोट लगाना है। तो कैन के साथ जब नोट लगाते हैं तो हम नोट इस प्रकार नहीं लगाते कि कैन और नोट बीच में स्पेस दे दिया, स्पेस नहीं होता है। कहने का मतलब है CANNOT, इट कैन नॉट, उसके बाद बी, मॉडल है तो बी, उसके बाद डन। बाई नो वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, नो वन कोई नहीं। अब देखो ज़्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्यों हम इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में रखते हैं। सम वन यानी किसी के द्वारा, कोई, अब कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार देखो एनीबडी यानी किसी के भी द्वारा, कोई भी यानी कि कोई भी, यानी कोई भी में सभी आ जाते हैं। सम वन यानी ये सभी के द्वारा। जब अगर ये कहूं कि मैनी पीपल, मैनी यानी कई, पीपल यानी लोग, कई लोग यानी सारे लोग तो नहीं है, इसका मतलब ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। और उसी प्रकार लिख दूं सम पीपल, कुछ लोग, तो कुछ लोग यानी सभी तो नहीं है, कुछ लोग में कुछ हो सकते हैं, इसलिए ये दो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। इनको हमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में नहीं रखना है, सम पीपल और मैनी पीपल को। बाकी जो सब है वो हमारे यहाँ पर क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी इनको ना लिखें बाई लगाकर तो भी चलेगा। ये वाक्य समझ में आ गया होगा। इस वाक्य में नो वन यानी किसी के भी द्वारा नहीं, यानी कि किसी के द्वारा भी नहीं, यानी कोई भी नहीं, इसलिए बाई नो वन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं जो हमारे कुछ एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए थे लास्ट ईयर में, उनका हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो फ्रेजल वर्ब और इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में पैसिव वॉइस है वो
लगभग समाप्त हो जाएंगे। आज हम लास्ट ईयर जो 2020 में आया था वो तो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पिछले एग्जामिनेशंस में आई हुई हैं जो प्रश्न, हम उनको पढ़ते हैं। ये 2019, ये 2009 और ये 2011 के जो पैसिव वॉइस के प्रश्न आए थे वो है, पहला है प्रतिमा लोस्ट हर न्यू मोबाइल। अब देखो इतना किया हुआ था, जितना किया हुआ वो मैंने लिखा है, बाय प्रतिमा लिखना है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। तो इसमें कई सारे जो लड़के हैं वो कंफ्यूजन में आ गए थे। आप एक बार इसका बनाओ पैसिव वॉइस कि कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, प्रतिमा, बाय प्रतिमा लिख दिया है। उसके बाद लोस्ट, प्रतिमा किसी का नाम है, टेंस का पता नहीं चल रहा है तो भी चल जाएगा, क्योंकि दो ही टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। प्रेजेंट सिंपल का होता तो प्रतिमा किसी का नाम है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता। लॉस, LOS, लॉस यानी खो देना, गुम हो जाना, यानी कि यहाँ पर लॉस नहीं है, लॉस ये एस नहीं लगाया हुआ है, यानी कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब मिल गई है हमें, वाज या वर। उसके बाद यहाँ पर गलती हो गई थी, उन्होंने यहाँ तक जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहीं तक मान लिया था कि हर आएगा, हर का हम सी बना देंगे। लेकिन देखो इसका केस क्या होता है, सी हर हर, सब जो पजेसिव और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सेम होता है। तो सब ने इसको कौन सा केस माना है, ऑब्जेक्टिव केस माना। सबने नहीं, किसी किसी ने जो है ऑब्जेक्टिव केस माना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबने क्या किया कि यहाँ पर लिख दिया सी, ठीक है। सी के साथ लगाया जाएगा वाज। लोस्ट की थर्ड फॉर्म लोस्ट, न्यू मोबाइल बचा हुआ था उसको यहाँ लिख दिया या वहाँ लिख दिया। बाय प्रतिमा लास्ट था तो ये बाय जो न्यू मोबाइल है वो यहाँ पर लिख दिया गया था, जो कि सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि हर के बाद मैंने कहा था पजेसिव केस के बाद में अगर कोई नाउन आता है, ये न्यू मोबाइल, नया मोबाइल, ये क्या है, संज्ञा है कि नहीं है। तो पजेसिव केस क्या कहता है कि पजेसिव केस के तुरंत बाद में क्या आना चाहिए, नाउन, संज्ञा आनी चाहिए, उसका नया मोबाइल, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसे बनाएंगे सी वाज लॉस्ट न्यू मोबाइल, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो भी क्या लगेगा, ये एक बेतुका लगेगा। इसलिए कैसे बनेगा, हर का हर ही रहेगा, पॉजिटिव केस में कोई चेंज नहीं होता है। हर न्यू मोबाइल, उसका नया मोबाइल, ठीक है। ये सिंगुलर ही है, एक ही मोबाइल है, मोबाइल्स नहीं लिखा हुआ है। वाज का वाज, उसके बाद लोस्ट बाय प्रतिमा, हिंदी अर्थ क्या होगा, उसका जो नया मोबाइल है वो किसके द्वारा खो गया, प्रतिमा के द्वारा, यानी प्रतिमा ने उसका जो नया मोबाइल है वो गुम कर दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस। इसका कैसे बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, देखो दे, हेल्पिंग वर्ब, थैंक यानी धन्यवाद देना, अस यानी हमें, तो अस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया हुआ है, वी। उसके बाद में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल है, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। अब मॉडल के बाद या विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लेकर आनी, तो हम क्या लगाएंगे, बी लगाते ही थैंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थैंक्ड। बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे लिख दें। उसके बाद अगला है यू हैव स्पॉइल्ड माई न्यू ड्रेस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पॉइल यानी खराब कर देना, तो खराब कर देना। माई कौन सा केस है, पजेसिव, तो पजेसिव जो केस होता है उसके बाद क्या आता है, नाउन, तो वो सभी को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो माई न्यू ड्रेस, पजेसिव केस का रूल हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले माई न्यू ड्रेस,
अब बताओ हमारा सब्जेक्ट वो क्या हो गया है, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो हैव का एक भाई और है, कौन सा, सिंगुलर के लिए हेज। ठीक है, 3 बराबर 3, साथ में बीन, नया शब्द क्या जोड़ देंगे, बीन। और परफेक्ट में वैसे ही थर्ड फॉर्म आती है तो स्पॉइल्ड। उसके बाद बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही। उसके बाद अगला है वी कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें कुछ नहीं लिखा हो तो हम भी नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले बोलने का काम हम ही करते हैं, सब्जेक्ट खुद कार्य करा, एक्टिव वॉइस है। वी कैन स्पीक इंग्लिश, कैन मॉडल है, स्पीक यानी बोलना, क्या बोल सकते हैं इस इंग्लिश, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इंग्लिश। जैसा है वैसा ही रहेगा, मॉडल है तो कैन का कैन ही रहेगा। उसके बाद बी लगाएंगे, मॉडल के बाद बी लगाते तभी थर्ड फॉर्म आती है, तो स्पीक की अभी थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी, स्पोकन बाई अस। अगला है द एजुकेशन मिनिस्टर विल लॉन्च ए न्यू पॉलिसी। तो इसका कैसे पैसिव बनाएंगे, एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री, विल यानी लॉन्च करेंगे, घोषणा करेंगे, न्यू पॉलिसी एक नई जो पॉलिसी योजना आई है उसकी घोषणा करेंगे। तो बताओ ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग और अब लॉन्च यानी घोषणा करना, लागू करेंगे ए न्यू पॉलिसी, ए न्यू पॉलिसी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ए न्यू पॉलिसी। उसके बाद विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर सिंपल विल बी शेल बी, तो सबके साथ विल लगाएंगे आई और वी को छोड़कर, तो विल के बाद हम क्या लगा देंगे, बी। और लॉन्च की थर्ड फॉर्म LAUNCHED, लॉन्च्ड किसके द्वारा, बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। हरी हैज लर्नड ऑल द पोएम्स, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 नंबर पर आता है, 3 बराबर 3, साथ में क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, लर्न यानी सीखना, सीख चुका है ऑल द पोएम सभी कविताओं को, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द पोएम सभी कविताएं, तो ऑल द पोएम्स। उसके बाद हेज और हैव, तो यहाँ पर पोएम्स है, एक कविता नहीं, सब कई सारी कविताएं, सभी कविताएं हैं, तो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, हैव, साथ में क्या ऐड कर देंगे, बीन। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म ही होती, लर्नड बाई हरी। ये क्या है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता, जैसे देखो यहाँ पर देख लो, ऑल द पोएम सभी कविताएं हैज बीन लर्न्ड याद की गई, तो सभी कविताएं खुद को थोड़ी याद करेगी, कोई याद करने वाला था, डूअर था, कौन था, हरि। तो हरि को हमने प्राथमिकता नहीं दी, हमने प्राथमिकता दी सभी कविताओं को। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्टिव वॉइस। कोई सा भी सेंटेंस देख लो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। जब सब्जेक्ट को प्राथमिकता दे तो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट को प्राथमिकता नहीं दे तो पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहाँ पढ़ते हैं, टेंस में, और पैसिव वॉइस अलग ही ऑप्शन है हमारे लिए, 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो 1-2 उदाहरण और करते हैं पैसिव वॉइस के, उसके बाद हम कल जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है और जो कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी एग्जामिनेशंस में प्रश्न आए हुए थे। पहला है पीपल, लोग व्हाइट वॉश यानी सफेदी करते हैं हाउसेज, घरों को बिफोर दीपावली, दीपावली से पहले। तो किसकी व्हाइट वॉश करते हैं, सफाई सफेदी करते हैं, हाउसेज की। ये अगर नहीं हो तो भी समझ में आ गया, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हाउसेज। उसके बाद मकान एक नहीं है, कई सारे हैं। व्हाइट वॉश है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है ईडी लगा दो, थर्ड फॉर्म भी होती है ईडी लगा दो। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ प्लूरल है तो आर, और व्हाइट वॉश आया हुआ है तो व्हाइट ईडी लगा देंगे।
ठीक है। अभी यदि पढ़ा है पीपल, बाय पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिफोर दिवाली। अगला है, ये हर बार बताने की आवश्यकता नहीं कि कैसे चेंज हुआ, हम पढ़ चुके हैं। हु विल हेल्प यू, ये आपको एक बार आप खुद ट्राई करो क्या होगा, वो किस में चेंज होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता है। वो किस में चेंज होता है, वो में क्या गायब रहता है, पहली बात तो सब्जेक्ट। तो सबसे पहले वो का क्या किया, बाई वूम, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्प यानी सहायता करना, ऑब्जेक्ट आता है वो में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, विल या सेल, विल ही लगाएंगे। विल लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। बाई होम विल यू बी हेल्प्ड, ये एग्जामिनेशंस में आए हुए प्रश्न है। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कौन सा टेंस है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा नंबर है, 3। 3 का सूत्र क्या था, 3 बराबर 3, साथ में बीन लगा दो, यानी कि सबसे पहले कंप्लीटेड मेन वर्ब, माई पजेजिव एडजेक्टिव है तो वर्क, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, माई वर्क मेरा काम, तो मेरा काम क्या है, आई था तो हैव आ गया। अब मेरा काम क्या होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो हैव का एक भाई और है हेज, साथ में ऐड कर देंगे बीन, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, उसके बाद में बाई मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, उन्होंने उसको जो मर्डर है उसका अपराधी पाया, यानी कि वो अपराधी घोषित हुआ। तो यहां पर हिम बताओ कौन सा केस है, ही, हिज, हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ये गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी का मतलब अपराधी, यानी मर्डर करने का अपराधी, उसको पाया उन्होंने। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, यानी पास्ट सिंपल है, वाज वर्ड लगेगा, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज, और फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड ही होती है, ही वाज फाउंड, क्या किसका दोषी साबित हुआ, ये मर्डर का, गिल्टी ऑफ मर्डर। बाई देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये कुछ उदाहरण थे जो आए हुए थे। इंपेरेटिव सेंटेंस कल हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।